जिसे अपने आप से बढ़कर चाहा था, वही मुझे अकेला छोड़कर दुनिया से चला गया। सब कुछ अंधेरे में कहीं खो गया। ज़िंदगी जीने की कोई उम्मीद ना रही, कोई ख्वाब ना रहे। मेरा अतुल अपनी रोली को अकेला छोड़ गया, अपने साथ मुझे भी ले गया, मेरी सारी खुशियों को भी। रोली शर्मा एक अजनबी मित्र विकास से पार्क के बेंच पे बैठी दुखी भाव से कहती है, तो विकास उसे दबी नज़रों से देखे जा रहा है, उसे समझने की कोशिश कर रहा है। अतुल सिर्फ मेरा मंगेतर ही नहीं, बल्कि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी था। जब मैं उसके साथ होती थी तो मैं नहीं होती थी, जैसे मुझ में पंख लगे हों और मैं हवा के संग उड़ रही हूँ। रोली ने बहाए हुए आंसुओं को पोंछते हुए आगे कहा। उसके चेहरे पर पुराने दिनों की सोचकर एक चमक सी आ गई। विकास उसे अचंभव सा देखे जा रहा था। अतुल मेरे साथ था तो मुझे किसी से डर नहीं लगता था। ये दुनिया मुझे अपनी लगती थी। सब कुछ बहुत सुंदर था, अच्छा था, पर उसके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। ऐसा लगता है जैसे अब कोई मेरा ना हो। मैं किसी अनजान जगह पर आ गई हूँ, जहाँ कुछ भी भा नहीं रहा है, कोई अपना सा नहीं लग रहा है। रोली गीली आंखों से खोई हुई आगे कहती है। पार्क में बच्चों के खेलने की शोर सुनाई दे रही है। विकास को समझ में नहीं आ रहा है कि वह रोली से क्या कहे, कैसे उसके जीवन में उम्मीद का दिया जलाए कि ज़िंदगी अभी भी बहुत सुंदर है, जी जा सकती है, हंसी जा सकती है। इसलिए कहती हूँ कि तुम अपना समय मेरे लिए बर्बाद मत करो। मेरे पास कुछ भी तो नहीं है तुम्हें देने के लिए। शायद अब तुम समझ चुके हो। बेहतर यही होगा कि तुम कोई दूसरी अच्छी सी लड़की देखकर अपनी ज़िंदगी जियो। रोली विकास के उतरे भाव को देखते हुए कहती है, तो वह उसे आश्चर्य से देख नामे मुंडी हिलाता है। नहीं रोली नहीं, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम कोई आम लड़की नहीं हो। जिस परछाई के सहारे तुमने खुद को बांध कर रखा हुआ है, वो तुम्हारा गुजरा हुआ कल है, जबकि आज और आने वाला कल बहुत सुंदर है। एक बार अपने दिमाग से, अपने दिल से बाहर निकल कर देखो। आज भी सब कुछ बहुत सुंदर है और सब वैसा ही है, पहले की तरह। विकास रोली को बहलाते हुए कहता है, तो वह सामने खेल रहे बच्चों को देख रही है, जैसे वह विकास की लालची बातों को सुनना ही ना चाहती हो। विकास को थोड़ा अजीब लगता है। तुम नहीं जानते विकास, अतुल और मैं ऐसे ही बचपन में खेला करते थे। वो मुझे बहुत सताता था, बहुत रुलाता था, फिर भी वह अपने हिस्से की चॉकलेट मुझे दे दिया करता था। बहुत प्यार था हमारे बीच। इतना आसान नहीं है उसे भूल जाना। वो चारों तरफ है, हर जगह है, मुझ में है। रोली पार में खेल रहे बच्चों को देखते हुए कहती है, तो विकास को उस पर दया आने लगती है। वह जानता है कि रोली ने खुद को अतीत के पिंजड़े में कैद करके रखा है। एक बार बस उसे पिंजरा से बाहर निकालने की ज़रूरत है, फिर वह उड़ सकती है, जिंदगी को नए सिरे से जी सकती है। विकास, अब मुझे जाना चाहिए, नहीं तो घर वाले परेशान होने लगेंगे। आजकल किसी को मुझ पे भरोसा नहीं है। चलती हूँ। रोली बेंच छोड़ते हुए विकास से कहती है। तो विकास भी लड़खड़ाते हुए उठता है। रोली, क्या तुम कल मिल सकती हो? एक बहुत ज़रूरी काम है तुमसे। विकास हिचकते हुए पूछता है, तो रोली उसे आश्चर्य से देखती है। क्यों विकास, अब तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया ना, फिर क्यों बुला रहे हो मुझे? क्यों? रोली आश्चर्य से बोल पड़ती है, तो वह मुस्कुरा देता है। बस एक बार आ जाना प्लीज़, फिर उसके बाद कभी नहीं बुलाऊंगा। प्लीज़ रोली, बहुत ज़रूरी काम है, प्लीज़, विकास निवेदन करते हुए रोली से कहता है। तो वह बहुत चढ़ाते हुए जाने लगती है और कहती है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, और वह चली जाती है। विकास अपने आप में मुस्कुरा देता है, लेकिन उसे चिंता भी होने लगती है कि रोली को किसी भी तरह से उसे उसके अतीत से बाहर निकालना ही होगा। उसे ज़िंदगी से प्यार करना सिखाना है, कहीं बहुत देर ना हो जाए। दरअसल कहानी यह है कि रोली जिससे प्यार करती थी, उसका देहांत हो चुका है। अब वह इस दुनिया में नहीं है, जबकि रोली के लिए स्वीकार करना मुश्किल है कि उसका प्यार कभी लौट कर नहीं आएगा और वह अपने अतीत के साए में जी रही है। विकास रोली के लिए कोई अनजान शख्स है, जो रोज़ उसे रास्ते में मिलता है, उसे देखता है, उससे बातें करने की कोशिश करता है। विकास को रोली अच्छी लगती है, वह उसे पसंद करता है, लेकिन उसके चेहरे की उदासी उसे परेशान करती है, और इसी उम्मीद से वह रोली से बातें करने की कोशिश करता है कि वह उसके जीवन को खुशियों से भर देगा।
पर रोली तो अपने आप को अतीत से बाहर निकालना ही नहीं चाहती है। उसे अपने प्यार के सहारे ही बाकी ज़िंदगी काटना है, जो कि विकास नहीं चाहता है। वह हर वो मुमकिन कोशिश करेगा जिससे रोली की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। शाम हो चुकी है, सूरज अस्त हो चुका है। हमेशा की तरह रोली के पिताजी घर से बाहर कुर्सी लगाए बैठे हुए हैं। रोली आती है, एक नज़र पिताजी को देखती है। पिताजी उससे नज़रें मिलाए बिना ही गुमसुम से बैठे हैं। रोली घर के अंदर चली जाती है। पिताजी के चेहरे पर चिंता की लकीर माथे पर उभर आती है। वह नहीं जानते कि दोस्त किसे दें, अपने आप को या किस्मत को। जिस लड़के से बिन माँ की लड़की रोली की शादी करवाने को राजी हुए थे, वह समय से पहले ही दुनिया छोड़कर चला गया। उन्हें अपने आप पर पछतावा हो रहा है कि वह रोली की पहली बात क्यों नहीं मान गए। कम से कम कुछ पल तो वह अतुल के साथ ज़िंदगी जी लेती, तो शायद आज उसकी दशा जिंदा लाश की तरह ना होती। अतुल की मौत के कारण पिताजी अपने आप को ही मानते हैं, क्योंकि उन्हीं के कहने पर अतुल अपने प्रॉपर्टी के कागज लेने के लिए गांव गया था। जब पिता रोली की शादी अतुल से करवाने को राजी हुए थे, तब उन्होंने शर्त रखी थी कि पहले अपने प्रॉपर्टी के कागज लाकर दिखाओ कि तुम्हारे पास कुछ भी है या नहीं। इकलौती लड़की की शादी देख सुनकर ही करेंगे, जो कि अतुल ने भी पिताजी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कागज लेने के लिए निकल गया था। मगर उसी दौरान बीच रास्ते में विकास की गाड़ी पहाड़ से गिर गई और वह इस दुनिया से चला गया। तब रोली के पिताजी पश्चाताप की आग में सुलग रहे हैं। जवान बेटी को विधवा औरतों की तरह जिंदगी जीना उन्हें बहुत कष्ट पहुंचा रहा है। उनसे सहन नहीं हो रहा है कि अपनी बेटी की ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर दिया है। वो रोली से नज़र भी नहीं मिला पा रहे हैं। रोली अपने कमरे में आती है, बैग बिस्तर पर फेंकती है और ख़ुद भी बेढाल सी लेट जाती है, जैसे उसके लिए अब ज़िंदगी जीना और मुश्किल हो रहा हो। वह बहुत थकी हुई है। आजकल काम भी बहुत ज़्यादा होता है ऑफिस में। आँख मूंदी तो सामने अतुल का चमकता हुआ चेहरा दिखाई देने लगा, जैसे वह पूछना चाहता हो कि इतना काम क्यों करती हो। एक पल को रोली के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई, फिर अचानक से अतुल का चेहरा कहीं गायब सा हो गया। रोली घबरा उठी और आँख खोला तो सामने कोई नहीं था। उसे बेचैनी सी होने लगी, धड़कन बढ़ने लगी और मारे घबराहट के उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। अतुल का ना होना उससे सहन नहीं हो रहा है। वह रोना चाह रही है, चीखना चाहती है, लेकिन पिताजी का ख्याल आते ही वह मुंह बंद करके रोने लगती है। अतुल, तुम कहाँ गए? मुझे भी अपने पास बुला लो। मुझसे ये ज़िंदगी नहीं जी जाती है। मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे अपने पास बुला लो। तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ कर गए? रोली रोते हुए अपने आप से कहती है। वह हिचक हिचक कर रो रही है। शायद उसने तय कर लिया है कि उसे सारी ज़िंदगी रोना ही है। दूसरी तरफ विकास है। अच्छी नौकरी कर रहे हो, घर भी है, उम्र भी हो चुकी है, तो फिर शादी करने में दिक्कत ही क्या है? मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। विकास की माँ घर के हॉल में बैठी सब्जी काट रही बेटे विकास से कहती हैं, जो कि सोफे पर बैठा मोबाइल पे गेम खेल रहा है। टीवी पे नज़र गड़ाए पिताजी हौले से मुस्कुरा देते हैं। अरे मम्मी, आप लड़की देखने की बजाय भैया से ही क्यों नहीं पूछ लेती हैं कि कोई लड़की पसंद कर रखी हो तो बता दो, उसी से बात चलाते हैं। दूसरे कमरे से छोटी बहन सीनू आते हुए मजाकिया भाव से बोल पड़ती है, तो पिताजी की फिर मुस्कान छूट जाती है, मगर विकास हड़बड़ा जाता है। तू क्या बोल रही है? मैंने कोई लड़की वड़की नहीं देख रखा है। आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। मम्मी, इसे समझा दो, नहीं तो मेरे हाथों से मार खाएगी। विकास हड़बड़ाते हुए कहता है तो सीनू हंस देती है, साथ में मम्मी भी मुस्कुरा देती हैं। तो क्या गलत कह रही है? 28 साल का हो चुका है। पूरे रिश्तेदार तो हमारे छाती पर तीर छोड़ते हैं कि कब कर रही हो बेटे की शादी, क्यों नहीं कर रही हो? अच्छा खासा तो कमा लेता है, फिर शादी क्यों नहीं हो रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? माँ जी बिगड़ते हुए कहती हैं, तो सीनू दबी मुस्कान से पिताजी की तरफ देखती है। पिताजी पलक झपकाकर इशारा देते हैं कि अभी आगे देखो क्या होने वाला है। विकास असमंजस में फंसा हुआ है। वह आगे कुछ कह नहीं पाता है, जैसे जुबान पे रोली का नाम आकर अटक गया हो। उसे तो रोली की याद आने लगती है, जिसे वह पसंद करता है। इस बार मैं कह देती हूँ, और सभी कोई कान खोलकर सुन लो, या तो ये लड़की खुद ढूंढ कर लाए
नहीं तो फिर जिससे मैं कहूँगी उसी से शादी करनी पड़ेगी। माँ जी शक्तिपन से अपनी बात रखती हैं तो विकास हैरानी से उनका चेहरा देखता रह जाता है। सीनू अपनी हंसी को दबाए देख रही है। पिताजी टीवी पर नज़र गड़ाए हुए कानों को माँ बेटे के वार्तालाप पे छोड़ रखा है। और आप ये नौटंकी छोड़ जरा अपने बेटे को समझाइए। एक बार उम्र निकलने के बाद फिर रिश्ते नहीं आते हैं। माँ जी सब्जी की थाल लिए आगे कहती हैं और रसोई की तरफ जाने लगती हैं। पिताजी सकपका जाते हैं। वह बेटे की तरफ देखते हैं जो कि परेशान दिख रहा है। फिर बेटी की तरफ इशारा करते हैं तो वह भी ना में सिर हिलाती है कि भाई का कुछ नहीं हो सकता है। अपने आप को समझता क्या है, एक बार बात क्या कर लिया तो सिर पर चढ़ने लगा। कल बुलाया है मुझे, कौन हूँ मैं उसकी? मैं तो नहीं जा रही हूँ और ना ही अब उससे कोई बात करनी है। सोचा था सच्चाई जानने के बाद वो मेरा पीछा नहीं करेगा, अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन उस मूर्ख को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। रोली रसोई घर में खाना बना रही है, अपने आप में बड़बड़ा रही है। वह विकास के बारे में सोच रही है। गधा है एक नंबर का, पिछले 2 महीने से परेशान कर रखा था। दूर दूर से देखता था, मेरे साथ चलता था। सोचा था चलो समझा देते हैं, क्यों मुझ बदनसीब के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। लेकिन उस पागल का दिमाग फिरा हुआ है। अगर अब दोबारा सामने दिखाई भी दिया ना तो मुंह तोड़ दूंगी उसका। रोली गैस पे रखी सब्जी को चलाते हुए गुस्से से कह रही है। उसे विकास पर गुस्सा आ रहा है। घर के बाहर परेशान भावों सा विकास टहल रहा है। वह रोली के बारे में सोच रहा है। रोली, मैं कोई अनजान नहीं हूँ, तुम मुझे जानती हो। शायद बहुत करीब से नहीं, लेकिन तुम मुझे जानती हो। और यही बताने के लिए कल मैंने तुम्हें बुलाया है कि मैं कौन हूँ। तुम ज़रूर आना, कल तुम्हें पता चलेगा कि मैं भी तुम्हारे अतीत का एक हिस्सा हूँ जिसे तुम सिर्फ जानती होगी, लेकिन कभी जाना नहीं मुझे। प्यार करता हूँ तुमसे, आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें इस हाल में देखूँगा। प्यार कल भी था और आज भी है। तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हें जिंदा लाश की तरह ज़िंदगी जीता देख मैं नहीं देख सकता हूँ। मैं कोई पराया नहीं हूँ और ना ही ऐसा वैसा हूँ। बस कल तुम आ जाना, बहुत कुछ कहना है तुम्हें, तुम आना ज़रूर। विकास टहलते हुए मन ही मन सोच रहा है। आसमान में तारे चमक रहे हैं और दूसरे दिन का इंतज़ार कर रहा था। दूसरे दिन शाम के 5 बज रहे हैं। काम से छूटने वाले लोगों का आना जाना लगा हुआ है। सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे विकास उत्साहित भाव से खड़ा हुआ है। वह रोली के आने का इंतज़ार कर रहा है, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि रोली ज़रूर आएगी। वह कभी मोबाइल पर समय देखता है तो कभी गर्दन उठा उठाकर आ रहे लोगों के बीच में रोली को देखता है, पर रोली तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। रोज़ तो इसी समय पे जाती थी, आज कहाँ रह गई होगी। शायद ऑफिस के काम में व्यस्त होगी। ये लड़कियां भी काम बहुत करती हैं। विकास मन ही मन थोड़ा हताश होते हुए सोचता है। रोली का नंबर भी तो नहीं है उसके पास। अभी तो उससे दोस्ती भी कहाँ हुई है। अगर आज वह आती है और विकास उसे अपनी सच्चाई बताता है तो शायद वह उससे दोस्ती तो कर ही ले। दोस्ती की बात सोचकर विकास के चेहरे पर चमक आ जाती है। तभी उसका मोबाइल बज उठता है। दोस्त समीर का फ़ोन आ रहा है। बोल भाई, क्या काम है? बड़े दिनों बाद याद किया। विकास फ़ोन कॉल रिसीव करते हुए दोस्त से कहता है। तू क्या बोल रहा है? तूने कौन सा मुझे फ़ोन किया है? मैं तो करने वाला भी नहीं था अगर नरेश ने पार्टी नहीं दिया होता। तू भी आ जाना मुँह मारने को। दोस्त समीर भड़कते हुए जवाब में कहता है तो विकास की हंसी निकल जाती है। अबे गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तू भी ना कुछ समझता ही नहीं है। यही तेरी समस्या है। विकास अपनी हंसी को दबाते हुए फ़ोन पे कहता है। वाहनों के आने जाने की आवाज़ गूंज रही है। चल चल बातें मत बना, कल शाम को पहुंच जाना, फिर तेरी खातिरदारी करता हूँ। फ़ोन रख रहा हूँ और लोगों को भी बोलना है। दोस्त समीर तर्क मारते हुए दूसरी तरफ से कहता है और फ़ोन बंद कर देता है तो विकास की हंसी निकल जाती है। साला बड़ा अकड़ू है, विकास हंसते हुए अपने आप में कहता है। फिर वह मोबाइल पे समय देखता है तो वह चौंक पड़ता है। रोली अभी तक नहीं आई है। वह थोड़ा परेशान होने लगता है। अब तो लोगों की भीड़ भी कम होने लगी है, लेकिन रोली कहीं नज़र नहीं आ रही है। कहीं उसने मुझसे न मिलने का तो निर्णय नहीं लिया है।
या फिर आज घर से ही नहीं निकली है। कुछ देर और इंतज़ार करके देखता हूँ, शायद आ जाए। विकास 4 कदम आगे जाता तो 4 कदम पीछे होता। जितने उत्साह से वह आया था, अब उतना ही उदास हो रहा है। उसे उम्मीद थी कि रोली ज़रूर आएगी और उसकी सच्चाई जानने के बाद शायद उसके चेहरे पर चमक आ जाए, पर ना आकर उसने साबित कर दिया है उसे अपने जीवन में बदलाव लाना ही नहीं है। जैसे खुद को किसी किए की सज़ा दे रही हो, जैसे उसने जीवन से मोह ही छोड़ दिया हो। रात हो चुकी है, आसमान में आधा चांद निकला हुआ है। रोली अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी आसमान की तरफ देख रही है। वह विकास के बारे में सोच रही है। उसे बुरा लगा होगा ना, इंतज़ार किया होगा, राह ताकता रहा होगा। अगर नहीं मिलना था तो मना ही कर देती, कम से कम वह आस तो ना लगाता। आखिर दोष ही उसका क्या है, कोई ज़रूर बात बताने वाला था और ना जाकर उसका दिल तोड़ दिया। पर वह समझता भी तो नहीं है, मैं किसी भी सूरत में सही नहीं हूँ। मेरी अपनी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे में उसका जीवन क्यों बर्बाद करना। बुरा लगता है तो लगने दो, दिल टूटता है तो टूटने दो। कुछ दिन नहीं आऊँगी उसके सामने तो सब ठीक हो जाएगा, उसके सिर से प्यार व्यार का भूत उतर जाएगा। रोली मन ही मन सोच रही है। तभी कमरे में पिताजी की दस्तक होती है। बेटी को खोया हुआ देखकर उनका चेहरा उतर जाता है। वह सकचाते हुए बेटी के नज़दीक जाते हैं। रोली, बेटा रोली। पिताजी सकचाते हुए बेटी को पुकारते हैं तो वह अचानक से झिझक पड़ती है। हाँ पिताजी, आप यहाँ, कुछ काम था? रोली पिताजी को सामने देखकर हड़बड़ाते हुए बोल पड़ती है। तो पिताजी को हैरानी होती है बेटी के रवैये को देखकर। बेटा तुम ठीक तो हो ना? पिताजी संदेह भाव से पूछते हैं। जी पिताजी, मैं ठीक हूँ। बताइए ना, आपको कुछ काम था मुझसे? रोली बात को टालते हुए कहती है। बेटा, तुम्हारी बुआ का फ़ोन आया था, उन्होंने तुम्हें बुलाया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों के लिए चली जाओ। पिताजी रोली से कहते हैं तो वह किसी सोच में पड़ जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम चुप क्यों हो गई? क्या नहीं जाना है तुम्हें? पिताजी बेटी की कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर आगे पूछ पड़ते हैं तो वह फिर हड़बड़ा जाती है। नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है, पर आपको अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं? बुआ जी के पास तो उनके बेटे लोग तो हैं ना। रोली पिताजी की बातें सुनकर तुरंत बोल पड़ती है तो पिताजी मुस्कुरा देते हैं। अरे बेटी, तुम कब तक मेरे साथ रहोगी? बेटियों को एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है। पिताजी मजाकिया भाव से कहते हैं तो रोली को बुरा लग जाता है। तो क्या ये घर मेरा नहीं है पिताजी? रोली पिताजी से नज़र चुराते हुए पूछ पड़ती है तो पिताजी का मन भी दुखी हो उठता है, लेकिन वो स्थिति की मांग को समझते हैं। अरे बाबा, तुम तो बेकार में ही उदास हो गई हो। अच्छा ये सब छोड़ो और कुछ दिन के लिए बुआ के घर चली जाओ, वहाँ से तुम्हारा ऑफिस भी तो नज़दीक पड़ता है ना। पिताजी बेटी को बहलाते हुए कहते हैं तो वह उनकी तरफ गीली नज़र से देखती है। पिताजी मुस्कुराने की कोशिश करते हैं पर वह रोली की आंखों को देख नहीं पाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सड़क पे गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ है। एक तरफ से विकास उदास सा जा रहा है, वह दुखी है, हताश है। तुम्हें क्या लगता है रोली, तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हें प्यार करना छोड़ दूंगा, तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा? नहीं रोली नहीं, अभी तो तुम मुझे जानती ही नहीं हो। यह मेरा प्यार कोई आज का नहीं है जो इतनी आसानी से मिटा दिया जाए। रोली, कुछ लोग पागल होते हैं मेरी तरह, जो कुछ अलग ही प्यार कर बैठते हैं, और मेरी कमज़ोरी यह है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता हूँ। पिछले 2 सालों से तुमने अपने आप को तबाह कर रखा है, तुमने जीना छोड़ दिया है, तुम्हारे चेहरे पर हंसी नहीं आती है, बस यही समस्या है मेरी। तुम मुझे चाहो या ना चाहो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो ये मुझसे सहन नहीं होगा। क्या करूं रोली, कुछ होते हैं ना पागल प्रेमी, मैं वही हूँ। विकास चलते हुए अपने आप में सोच रहा है। तभी रास्ते पर पड़ा एक पत्थर से उसका पैर टकरा जाता है। वह और लड़खड़ा कर गिर जाता है, मगर दर्द से कराहने की बजाय वह अपने आप में पागलों की तरह हंसने लगता है। आधी रात हो चुकी है, रोली बिस्तर पर सो रही है। अचानक से वह आंख मूंदे हुए बेचैन होने लगती है। उसके माथे पर पसीना उभर आता है। वह बेचैन हो रही है, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन उसकी जुबान नहीं खुल रही है। तभी वह विकास का नाम लेते हुए उठ बैठती है, जैसे कोई सपना देख रही हो। वह हाँफ रही है
उसकी सांसें तेज़ी से बढ़ रही हैं। रोली को ध्यान आता है कि वह तो सपना देख रही थी, पर उसे समझ में नहीं आता है कि वह विकास के बारे में क्यों सोच रही है और उसका सपना क्यों आ रहा है उसे। नहीं, यह ठीक नहीं है। मुझे मेरे अतुल के सिवाय किसी और के बारे में नहीं सोचना है। बुआ के घर जाना ठीक होगा। कुछ दिन वहाँ रहूँगी तो उस विकास से पीछा छूट जाएगा। उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। नहीं सोचना मुझे उसके बारे में। रोली बेचैन होते हुए अपने आप से कहती है। फिर वह कुछ ढूंढने लगती है। मोबाइल तकिए के नीचे होता है। मोबाइल लेते ही वह अतुल की फ़ोटो को देखती है। उसकी आंख भर आती हैं। देखो ना अतुल, कोई मुझे तुमसे छीनना चाहता है, मुझे तुमसे दूर करना चाहता है। ये ज़माना बहुत ख़राब है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। कोई भी मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता है। जिसे जितनी साजिशें करनी हो कर ले। तुम सिर्फ मेरे हो और मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। आई लव यू अतुल, आई लव यू। रोली दुखी होते हुए मोबाइल पर अतुल की फ़ोटो से कहती है और फिर भावुक होकर रोने लगती है। मोबाइल को अपने सीने से लगा लेती है। उसे अतुल की याद आ रही है। अगले दिन सड़क पे गाड़ियाँ जा रही हैं। विकास बाइक चलाते हुए जा रहा है। उसका चेहरा गंभीर है, जैसे वह बहुत गुस्से में हो। घर से निकलते समय माँ जी ने भी घर जल्दी आने को कहा। कोई रिश्तेदार आ रहे हैं। विकास बाइक चलाते हुए जा रहा है। रोली बैग लिए ऑटो रिक्शा पर बैठती है। पिताजी उसके पास ही खड़े हैं। पिताजी, आप अपनी दवाइयाँ समय पर लेते रहिएगा और कोई दिक्कत हो तो मुझे तुरंत फ़ोन करिए। ऑटो पर बैठी रोली चिंतित होते हुए कहती है तो पिताजी मुस्कुरा देते हैं। बेटी, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ समय पर ले लूँगा। तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। पिताजी मुस्कुराते हुए बेटी से कहते हैं तो वह चैन की सांस लेती है। ऑटो स्टार्ट होते ही चलने लगता है। पिताजी बेटी को जाता हुआ देख रहे हैं। उनकी आंख भर आती है। ऑटो पर बैठी रोली को अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। उसे पिताजी को अकेला छोड़कर जाने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन वह भी क्या करे। उस विकास से पीछा छुड़ाने के लिए ही तो उसे जाना पड़ रहा है, नहीं तो वह कभी ना जाती। रोली का मन मचल रहा है। पिताजी के लिए अजीबोगरीब ख्याल उसके मन में आ रहे हैं। रोली के पिताजी घर के अंदर आते हैं और उनका चेहरा उतरा हुआ है। वह बहुत निराश हैं। उन्हें अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंता हो रही है। वह जानते हैं कि आज जिस स्थिति में रोली है उसके जिम्मेदार वह स्वयं है। ना वो अतुल को गांव भेजते और ना ही उसकी मौत होती। अतुल की मौत का बोझ अब उनसे और नहीं उठाया जा रहा है। अपनी बेटी को देखते हैं तो खुद को गुनहगार मानते हैं। पिताजी मन ही मन सोच रहे हैं वह बहुत शर्मिंदा हैं और एक कालीन सी उनके चेहरे पर पुती हुई है। पिताजी अपनी पैंट की जेब से एक दवाई की डिबिया निकालते हैं जिस पे जहर लिखा हुआ है। वह कपकपाते हाथों से एक साथ सारी गोलियां मुंह में डाल लेते हैं। ऑटो पर बैठी रोली का मन मचल उठता है। उसे अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे कुछ ठीक ना हो रहा हो और वह समझ ना पा रही हो। एक बार ख्याल भी आया कि वापस घर लौट चले, लेकिन फिर विकास के बारे में सोचकर उसने मन बदल दिया। लेकिन मन तो मचला ही जा रहा है। विकास रोली के घर के बाहर बाइक खड़ा करता है। वह रोली से उसके घर पर मिलने आया है। वह बहुत गुस्से में है। घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। वह अंदर चला जाता है, मगर अंदर का दृश्य देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन फिसल जाती है। रोली के पिताजी खून की उल्टियाँ कर रहे हैं। विकास घबराया हुआ उनके पास दौड़ता है। अंकल, अंकल, क्या हुआ आपको? ये खून, क्या हुआ आपको? विकास घबराते हुए बोल पड़ता है। पिताजी के मुंह पर खून लगा हुआ है। फर्श पर खून की उल्टी पड़ी है और वो तड़प रहे हैं। वह खांसते हैं। विकास पिताजी को संभाल रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। रोली ऑटो पर बैठी रो रही है। उसे अपने आप पर रोना आ रहा है। उसे अजीब महसूस हो रहा है, जैसे कुछ बहुत खराब हो रहा हो। उसे पिताजी का ख्याल आ रहा है। वह मोबाइल निकालती है और पिताजी को फ़ोन करने लगती है। हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस खड़ी है। लोगों का आना जाना लगा हुआ है। विकास बाइक चलाते हुए आता है और बाइक खड़ा करता है। फिर वह जल्दीबाजी में दौड़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाता है। उसके हाथ में एक बॉक्स होता है। वार्ड के बाहर रोली रोते हुए बैठी है। बुआ जी उसे बहला रही हैं। फूफा जी चिंतित भाव से खड़े हैं। वार्ड के अंदर पिताजी का इलाज चल रहा है। तभी दौड़ते हुए विकास आता है। गीली नज़र से रोली विकास को देखती है।
उसके कपड़े में पिताजी के खून के निशान पड़े हैं। वह दुखी होकर और रोने लगती है, जबकि विकास बिना उसकी तरफ देखे बाड़ के अंदर जाता है और बॉक्स डॉक्टर को देता है। पिताजी बेहोशी की दशा में पड़े हैं। विकास एक नज़र पिताजी को देखता है और फिर बाहर आ जाता है। बेटा, अभी वो कैसे हैं? डॉक्टर ने कुछ बताया? फूफा जी विकास से पूछते हैं, तो वह दुखी भाव से ना में सिर हिला देता है। रोली फूट फूट कर रोने लगती है। चुप हो जाओ रोली, कुछ नहीं होगा नारायण को, वो ठीक हो जाएंगे। तुम रोना बंद करो, भगवान उसे ठीक कर देंगे। बुआ जी रोली को बहलाते हुए कहती हैं, जबकि स्वयं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं। उनकी आंख से आंसू लगातार बहे जा रहे हैं। विकास खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसे रोली के लिए दुख हो रहा है, जिसे वह दिलो जान से भी ज़्यादा चाहता है, और जब वही दुखी हो तो भला वह कैसे खुश रह पाएगा। जहाँ वह रोली के चेहरे पर खुशियाँ लाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था, वही किस्मत उससे ना जाने क्यों जंग करने में तुली हुई है। रोली पहले से ही अपने अतीत को भुला नहीं पाई है, और अब उसके पिताजी का यूँ आत्महत्या करना उसे और भी तोड़ दिया। वह बुरी तरह से टूट जाएगी। विकास मन ही मन सोच रहा है। उसे रोली के लिए बहुत दुख हो रहा है। काश वह रोली के पिताजी को बचा पाता, लेकिन उसके हाथ में कहाँ कुछ है। जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा, पर उससे रोली को बिलख बिलख कर रोना देखा नहीं जा रहा है, और वह कुछ कर भी तो नहीं सकता है ना। दिल तो करता है कि रोली को अपने सीने से छुपा लूं, उसे बहलाऊं कि तुम चुप हो जाओ, मत रो। कुछ नहीं होगा अंकल को, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा, तुम अकेली नहीं हो। रोली के बहते आंसुओं को देखता हुआ विकास सोच रहा है। उसे रोना भी आता है, मगर वह रो नहीं सकता है। तभी डॉक्टर बाहर से बाहर आते हैं। डॉक्टर साहब, वो कैसे हैं अभी? ठीक तो हो जाएंगे ना? फूफा जी डॉक्टर को देखते ही हड़बड़ाते हुए पूछ पड़ते हैं। रोली रोते हुए चुप हो जाती है। बुआ जी का तो दिल बैठा जा रहा है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। जहर उनके पूरे शरीर में फैल चुका है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। डॉक्टर गंभीर भाव से जवाब में कहते हैं और वहाँ से आगे चले जाते हैं। बुआ जी मुँह दबाए रोई जा रही हैं। फूफा जी भी हताश हो जाते हैं, जबकि रोली तो अपनी चेतना ही खो बैठती है, जैसे वह किसी सोच में डूबी हो। विकास से रोली का ये रूप देखा नहीं जा रहा है। वह वहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है। समय किसी के बहाव से नहीं बहता, बल्कि वह तो अपनी धारा में बहता हुआ जाता है। इंसान कितनी भी कोशिश कर ले कि उसकी इच्छा अनुसार समय चले, लेकिन वो असफल ही होता है। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। रोली के पिताजी ने अपने चेहरे पर लगी काली को पोंछने के लिए स्वयं को ख़त्म कर देना ज़्यादा उचित समझा, पर वो भूल गए कि बेटी रोली के मंगेतर अतुल की मृत्यु पे वो दोषी नहीं थे। वो तो एक दुर्घटना थी जो हो गई, परंतु रोली के पिताजी अपने आप को ही दोषी मान बैठे, और बेटी के दुखों के बोझ को उठाते उठाते थक चुके हैं, इसलिए उन्हें दूसरा कुछ न सूझा। विकास जहाँ रोली से मिलने गया था, उसे अपने बारे में बताने गया था, पर शायद किस्मत ने कुछ और ही सोच कर रखा था। रोली जिससे बचने के लिए बुआ के घर जा रही थी, लेकिन किस्मत ने उसे उसी कोठरी पर लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ से वह स्वयं भी नहीं जा सकती है और ना ही कुछ कर सकती है, जबकि विकास उसके इर्द गिर्द ही है। रात हो चुकी है, आसमान में बदली छाई हुई है, जैसे बिन मौसम तेज बारिश होने वाली हो। हॉस्पिटल दिन की अपेक्षा काफ़ी खाली हो चुका है, बहुत कम चहल पहल है। विकास सारा दिन हॉस्पिटल में ही रहा। एक वही था जो भाग दौड़ कर सकता था, जबकि आज उसे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। घर से फ़ोन भी आ चुका है, पर वह रोली को ऐसी स्थिति में छोड़कर कैसे जा सकता है। उसने मना कर दिया कि वह घर नहीं आ पाएगा। उसे पता है कि मम्मी बहुत नाराज़ होंगी, लेकिन विकास के लिए इस वक्त हॉस्पिटल में रहना ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं पिताजी को बचाने के लिए। रोली के चेहरे पर आंसू सूख चुके हैं। बुआ जी किसी सोच में खोई हुई हैं, शायद वो अपने अतीत के बारे में सोच रही हैं। फूफा जी कुर्सी पर सिर झुकाए बैठे हैं। विकास कभी अंदर आता तो कभी किसी काम से बाहर जाता। रोली की स्थिति अभी विकास के बारे में सोचने की नहीं है, वह तो पिताजी की खैरियत को लेकर चिंतित है। उसे नहीं पता कि पिताजी ठीक होंगे भी कि नहीं। जितनी बार डॉक्टर नर्स बाहर से आते जाते, उतनी बार उसकी धड़कनें बढ़ने लगती, वह बेचैन उठती। विकास थका हुआ आता है
उसका चेहरा उतरा हुआ है और कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। रोली को एक नज़र देखता है, फिर उससे नज़र फेर लेता है और एक लंबी सांस लेता है। तभी डॉक्टर वार्ड से बाहर आते हैं। सभी की नज़र उन पर टिक जाती है, पर इस बार डॉक्टर से कोई प्रश्न नहीं करता है। फूफा जी डॉक्टर को खाली देखे जा रहे हैं। डॉक्टर सकचा रहे हैं कि कैसे अपनी बात सभी के सामने रखें। रोली तो डॉक्टर की तरफ देख भी नहीं रही है, जैसे वह डॉक्टर से वो नहीं सुनना चाहती है जिसका उसे डर है। हमने बहुत कोशिश किया पर हम उन्हें बचा नहीं पाए। आई एम सॉरी, डॉक्टर ने सकचाते हुए फूफा जी की तरफ देखते हुए कहा। तो बुआ जी एकदम चीख पड़ी और रोने लगती हैं। रोली तो कांपने सी लगी, जैसे वह स्वीकारना ही ना चाहती हो कि पिताजी उसे छोड़कर चले गए। फूफा जी रो रही पत्नी को संभालने लगते हैं। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। विकास रोली के पास जाता है। रोली कांप रही है। नहीं, मेरे पिताजी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं पिताजी, आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, रोली कपकपाते हुए कहे जा रही है। विकास रोली के सामने घुटनों के बल बैठता है। वह उसे संभालना चाहता है, उसे पुचकारना चाहता है, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वह रोली का हाथ छुए, उसे संभाले। रोली कपकपाते हुए विकास की तरफ देखती है। विकास उसे दुखी भाव से देखता है। फिर रोली जोर जोर से रोने लगती है। विकास उसे संभालने लगता है। रोली रोए जा रही है, पापा को पुकार रही है। वह फर्श पर बेहाल सी लेट जाती है, सिर पटक पटक कर रो रही है। विकास रोते हुए रोली को संभाल रहा है, उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ बुआ भाई की मृत्यु पर तड़प तड़प कर रो रही हैं, तो दूसरी तरफ रोली बेहाल सी रो रही है। विकास उसे संभाल रहा है, पर रोली की इस समय हालत को समझने जानने की नहीं है। उसे तो अपने पिताजी के जाने की पीड़ा हो रही है, जो उसे सही नहीं जा रही है। एक माह बाद जख्म किसी चाकू का हो या समय की धार का हो, धीरे धीरे भर ही जाता है। हाँ, कुछ जख्मों को भरने में थोड़ा समय तो लगता है, पर उन्हें भी एक दिन भरना ही होता है। रोली जिस समय के चक्रव्यूह में फंसी हुई है, वह नहीं जानती है। उसे लगता है कि उसकी किस्मत में दुखों के सिवाय कुछ और लिखा ही नहीं है, जबकि उसके सुखों और खुशियों की चाबी तो उसके पास ही है। जब चाहे अपने दिलो दिमाग के ताले खोलकर अतीत से बाहर निकल सकती है और विकास जैसे युवक के संग अपने नए जीवन का शुरुआत कर सकती है। और उसे तो ज्ञान ही नहीं है कि उसे जीना कैसे है, उसे अपने लिए क्या करना है। रोली महीनों बाद घर से बाहर निकलती है। उसने ऑफिस जाने का फैसला किया है। कुछ दिन बुआ जी और बाकी रिश्तेदार साथ थे, फिर वो भी चले गए। मामा जी ने एक आया को घर पर रख दिया है, ताकि वह घर का कामकाज और रोली की भी देखभाल कर सके। रोली सादे सलवार कमीज में घर से निकलती है। उसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। पिताजी के जाने के बाद वह पूरी तरह से टूट चुकी है। जीवन से उम्मीदें तो उसे पहले भी नहीं थी, और अब पिताजी के जाने के बाद तो कोई विकल्प ही नहीं बचा है। रोली बस स्टॉप पर खड़ी है। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और ना ही मन लग रहा है। एक बार ख्याल आया कि वह घर वापस लौट चले, लेकिन फिर कुछ सोचकर बस में चढ़ गई। विकास अपने डेस्क पर बैठा काम कर रहा है। वह कंप्यूटर पर किसी प्रोजेक्ट की तैयारी में व्यस्त है। तभी उसका मोबाइल बज उठा। मोबाइल पर रोली के नाम से कॉल आ रहा है। विकास तुरंत कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र टिकाए हुए कॉल रिसीव करता है। विकास, मुझे ऑफिस नहीं जाना है, मुझे अजीब लग रहा है, मैं घर जा रही हूँ, फ़ोन पर दूसरी तरफ से रोली कहती है। तो विकास हैरत में पड़ जाता है। नहीं रोली, तुम ऑफिस जाओ, सिर्फ आज बस के लिए चली जाओ। कल मैंने तुम्हें समझाया था ना, तुम काम करोगी तो मन बदल जाएगा, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। प्लीज़ मेरे लिए चली जाओ। अच्छा, मैं तुम्हें शाम को लेने के लिए आ जाऊंगा, ठीक है? पर आज तुम्हें ऑफिस जाना ही पड़ेगा। ये समझ लो, ये पहली सीढ़ी है जिसे तुम चढ़ रही हो, विकास रोली को समझाते हुए फ़ोन पर कहता है। तो रोली जवाब में कुछ ना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। विकास को रोली की फिक्र होने लगती है। उसने मुश्किल से उसे काम पे जाने के लिए राजी किया था। अगर वह वापस आ गई तो सब काम बिगड़ जाएगा। फिर उसका ध्यान अपने प्रोजेक्ट पर जाता है और हड़बड़ाते हुए उस पर ध्यान देने लगता है। रोली के आवेश में रोली धीरे धीरे अनजानों की तरह आ रही है। सभी कलीग्स उसे देखकर उसे सहानुभूति जताने लगते हैं और रोली का मनोबल बढ़ाते हैं।
सभी लोग रोली के ऑफिस आने के फैसले को सराहते हैं। रोली सभी का धन्यवाद करते हुए अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। उससे थोड़ा ठीक महसूस हो रहा है। वह अपना कंप्यूटर चालू करने लगती है। रोली, तुम आ गई? रोली के बाद सामने खड़े हुए पूछते हैं तो वह एकदम से हड़बड़ा जाती है। सर, आप? जी। रोली हड़बड़ी में इतना ही बोल पाती है। तुमने ऑफिस आकर अच्छा किया। तुम्हारे बिना बहुत काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। तुम बेफिक्र होकर काम करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ठीक है। बॉस आगे रोली को सामान्य भाव से कहते हैं तो वह हाँ में सर हिला पाती है। फिर बॉस चले जाते हैं। बाकी सभी लोगों की नज़र रोली पर टिकी हुई है। रोली एक नज़र घुमाकर देखती है और सीट पर बैठ जाती है। शाम को सड़क पर गाड़ियां आ जा रही हैं। विकास बाइक चला रहा है और रोली पीछे बैठी हुई है। मैंने कहा था ना कि तुम ऑफिस जाओगी तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। देखना, धीरे धीरे तुम मुस्कुराने भी लगोगी। तुम्हें ज़िंदगी अच्छी लगने लगेगी। विकास बाइक चलाते हुए रोली से कहता है। तो रोली गुमसुम बैठी हुई है। उसके चेहरे पर थोड़ी चमक है। उसे अच्छा भी महसूस हो रहा है। रोली, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अरे भाई, कब से मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम भी कुछ बोलो। विकास बाइक को घुमाते हुए कहता है और चौपाटी के सामने रोक देता है। रोली चौपाटी को आश्चर्य से देखती है। तुमने यहाँ क्यों बाइक रोका? कुछ काम है क्या? रोली बाइक से उतरते हुए पूछती है तो विकास उत्साहित होते हुए मुस्कुरा देता है। काम ही तो हुआ है और आज तुम भी ऑफिस आई हो, इसलिए सोचा तुम्हें पार्टी दे दूँ। विकास उत्साहित भाव से कहता है तो रोली को कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं विकास, मुझे कोई पार्टी नहीं करना है। प्लीज़ तुम घर चलो, प्लीज़, रोली मना करते हुए कहती है तो विकास रोली का हाथ पकड़ लेता है। क्या तुम अपने दोस्त की खुशी में शामिल नहीं होना चाहोगी? विकास रोली की आंखों में देखते हुए पूछता है तो वह उससे नज़र चुरा लेती है, जैसे वह विकास की आंखों में कुछ देखना ही ना चाहती हो या उसे डर लगता हो। ठीक है, पर ज़्यादा समय तक मुझसे रुका ना जाएगा, रोली विकास से नज़र चुराते हुए कहती है तो वह उसे देख मुस्कुरा देता है। फिर विकास रोली का हाथ थामे उसे चौपाटी के अंदर ले जाता है। रोली अंदर तो आ जा रही है पर उसे बेचैनी हो रही है। उसे अपने मंगेतर के अतुल के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। कभी वह और अतुल साथ में ऐसे ही शाम को चौपाटी पर आया करते थे और खूब मौज मस्ती करते थे। भीड़ में रोली को अतुल का चेहरा दिखाई देने लगता है। वह उसे देख भावुक होने लगती है। एक पल के लिए वह भूलने लगती है कि वह वर्तमान में नहीं है बल्कि अतीत में है। वह अतुल की तरफ आगे बढ़ती है। अतुल लोगों के बीच में खड़ा उसे बुला रहा है। रोली उसे छूना चाहती है, उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, मगर तभी किसी के धक्का लगने से वह गिर जाती है और अतुल की झलकियाँ गायब हो जाती हैं, जो कि उससे सहन नहीं होता और वह चीख पड़ती है। विकास चौंक पड़ता है। वह दौड़ते हुए एक दुकान से भागता है। रोली लोगों के बीच पड़ी रो रही है। उसे अपने प्यार अतुल की याद आ रही है। विकास खोया हुआ बाइक चला रहा है। विकास के पीठ पर सिर रखी हुई रोली उदास सी बैठी है, जैसे वह होश में ना हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। विकास चुपचाप बाइक चला रहा है। आज रोली को रोता देख उसे बहुत दुख हुआ, जैसे वह हार रहा हो। उसकी हर वो कोशिश असफल हो रही हो जिसे वह रोली के जीवन में बदलाव लाने के लिए कर रहा है। इतनी कोशिशों से रोली ने घर से निकलने का फैसला लिया था, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने का मन बना लिया था, लेकिन आज जिस तरह से वह टूट गई, गुजर चुके वक्त के लिए वह रो पड़ी। उससे तो यही लगता है कि वह कभी अपने वर्तमान को जी न सकेगी। विकास बाइक चलाते हुए मन ही मन सोच रहा है। तभी रोली का घर आ जाता है और विकास हॉर्न बजाते हुए घर के सामने बाइक रोक देता है। आया अम्मा घर से बाहर आती हैं। विकास आया को इशारे से बताता है कि वो रोली को अंदर ले जाएं। आया अम्मा तुरंत रोली के पास जाती हैं और उसे संभालते हुए घर के अंदर ले जाती हैं। विकास कुछ देर वहीं खड़ा रहा, रोली को जाता देखता रहा। आज उसका भी मन उदास हो चला, थक चुका है। एक ऐसे सफ़र पर चलते चलते जिसकी कोई मंजिल नहीं है, कोई मुकाम नहीं है। सुबह होती है, सूरज की किरणें बिखरते हुए अंधेरों को काट रही हैं। विकास गहरी नींद में सोया हुआ है। तभी बहन सीनू आती है। भाई को सोया देख वह कुछ सोचते हुए दबे पांव वापस लौट जाती है। सीनू भाई को उठाया नहीं,
क्या आज उसे ऑफिस नहीं जाना है? माँ जी पिताजी को गर्म पानी देते हुए सीनू से कहती हैं। तो वह थोड़ा हड़बड़ा सी जाती है। मम्मी, वो भैया सो रहे हैं। कल रात को देरी से आए थे ना, तो इसीलिए उन्हें उठाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। सीनू डरते हुए धीरे से कहती है। तो माँ जी का माथा गर्म हो जाता है, जो कि पिताजी भाप जाते हैं। ठीक है, हम भी चुप रहते हैं, मुंह पे ताला मार लेते हैं। जवान लड़का हाथ से निकला जा रहा है और किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। वो उस लड़की के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है और कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन हम क्या करें? माँ है ना, तो इसलिए मन नहीं मानता है, बोल पड़ते हैं। किसी को मेरी पीड़ा का क्या ज्ञान होता है? माँ जी पिताजी को सुनाते हुए गुस्से से कहती हैं। तो पिताजी को तीर की तरह चुभ जाता है। वो जानते हैं कि पत्नी जी कुछ गलत नहीं कह रही हैं। माँ जी आँख में भर आए आंसू को छुपाते हुए किचन की तरफ चली जाती हैं, जैसे वह जानती हों कि उनके बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सीनू उदासी से पिताजी की तरफ देखती है। पिताजी को भी विकास की चिंता होने लगती है। उधर, बुआ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ऑफिस भी जाने लगी हूँ, इस रविवार को आपसे मिलने आ रही हूँ। ठीक है बुआ जी, अभी ऑफिस के लिए जा रही हूँ, शाम को फ़ोन करती हूँ आपको। रोली ऑफिस के लिए जाते हुए फ़ोन पर बुआ जी से जल्दीबाजी में कहती है। तभी बस आ जाती है। वह बस पकड़ने के लिए दौड़ती है और जल्दी से बस में चढ़ जाती है। एक पल के लिए रोली को लगा कि वह अपने पुराने दिनों की तरह जीने लगी है, जो कभी वह ऐसे ही दौड़ते हुए बस में चढ़ा करती थी। विकास तैयार होकर घर से बाहर निकलता है। पीछे से दौड़ते हुए बहन सीनू आती है। विकास बाइक स्टार्ट कर रहा है। बोलोगी भी कुछ या हाँफती ही रहोगी? विकास बाइक पे बैठा सीनू से कहता है। भैया, पापा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, वो शाम को आपसे पार्क में मिलेंगे। सीनू हाँफते हुए कहती है। तो विकास को अजीब लगता है। पार्क में क्यों? वो तो घर में भी बात कर सकते हैं ना? विकास आश्चर्य से पूछता है तो सीनू को अटपटा लगता है। पापा से ही पूछ लेना, ठीक है? मेरा काम आपको संदेश देना था, जो कि मैंने दे दिया, बाकी आपकी मर्जी। सीनू उल्टा जवाब देते हुए कहती है और चली जाती है, जो कि विकास को अजीब लगता है कि ऐसा भी क्या बात करना है पापा को, जो अकेले में मिलने को बुलाया है। विकास बाइक चलाते हुए जाने लगता है। रोली अपने डेस्क पर बैठी काम कर रही है, लेकिन उसका मन इस सोच में डूबा हुआ है कि आज उसे विकास का फ़ोन नहीं आया है, जो कि उसे परेशान कर रहा है। वह जानती है कि विकास उससे नाराज़ हो गया होगा। कल जो चौपाटी पे उसने किया था, उससे विकास बहुत दुखी हुआ होगा और शायद इसलिए उसने फ़ोन नहीं किया। रोली कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए सोच रही है। वह जानती है कि वह गलत है, वह जानबूझकर नहीं करती है, लेकिन उसके दिल से उन्हें निकालना इतना भी आसान नहीं है, जिसे वह सबसे ज़्यादा चाहती थी। अगर किस्मत ही अच्छी होती तो ना अतुल जाता और ना पिताजी छोड़कर जाते। दोनों ने तो उसे अकेला कर दिया है, ऐसे में वह जिए भी तो किसके लिए? लेकिन जब से विकास से मिली है और उसका साथ मिला है, तो वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। ऐसा लगता है कि कोई है जिसे रोली की परवाह है, जो उसे समझता है, उसके दर्द को महसूस करता है, और विकास ही है वो जो बेराग हो चुकी ज़िंदगी में मधुर गीत पिरो रहा है, ज़िंदगी से प्यार करना सिखा रहा है। सर, अचानक ये कैसे प्लान बन गया? मेरा मतलब कल ही जाना है ना? कोई तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना? विकास बॉस के केबिन में बैठा बॉस से बातचीत करते हुए कहता है। तुम ठीक तो हो ना? हम प्रोजेक्ट डील करने जा रहे हैं, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? बॉस कठोरता भाव से कहता है तो विकास हड़बड़ा उठता है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हार्ड वर्क करूँगा। विकास हड़बड़ी में तुरंत बोल पड़ता है, ताकि बॉस नाराज़ ना हो। तो ठीक है, अभी तुम चले जाओ और जो भी तैयारी करनी हो कर लो, कल ही हम निकलने वाले हैं। बॉस कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए कहते हैं। तो विकास जी कहकर सिर हिलाता है और फिर वह उलझा सा खड़ा होता है और वहाँ से जाने लगता है। उसके दिमाग में रोली का ख्याल आता है कि वह रोली को छोड़कर कैसे जा सकता है। शाम के 5 बज चुके हैं। रोली ऑफिस से बाहर आती है। उसे उम्मीद थी कि विकास उसे लेने आया होगा,
पर जब वह बाहर आई तो विकास पार्किंग में नहीं था। वह समझ गई कि विकास उससे नाराज़ है, तभी तो उसने ना कोई फ़ोन किया और ना ही उसे लेने आया। एक पल के लिए रोली उदास सी हो गई। उसे बुरा लग रहा था। फिर वह कुछ सोचते हुए बस स्टॉप की तरफ जाने लगती है। पार्क में दो बुजुर्गों का जोड़ा टहल रहा है। उनके आपसी प्रेम को देखकर लगता है कि वो पति पत्नी हैं। विकास के पिताजी पार्क की एक बेंच पर बैठे बुजुर्ग जोड़े को देखे जा रहे हैं। तभी विकास आता है और थका हुआ सा पिताजी के बगल में बैठ जाता है। पिताजी को आभास होता है कि विकास आ गया है। क्या बात है, काफ़ी थके हुए लग रहे हो, पिताजी बेटे से पूछते हैं। हाँ पापा, आज काम बहुत था और कल तो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आसाम जाना है। विकास बेंच पर सिर टिकाते हुए सहजता से कहता है तो पिताजी उसे देखते रहते हैं। आप मुझसे कोई बात करना चाहते थे तो बताइए, क्या कहना है आपको जो घर में नहीं कह सकते थे, विकास पिताजी से पूछते हुए कहता है। तो पिताजी उन बुजुर्ग जोड़े की तरफ देखने लगते हैं। विकास भी पिता की दिशा अनुसार देखता है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता है। पापा, आप क्या सोच रहे हो? जल्दी बताइए, मुझे 1 महीने के लिए जाना है, अभी तैयारी भी करना होगा, विकास पिता से पूछते हुए आगे कहता है। पिताजी विकास को ध्यान से देखने लगते हैं। विकास को कुछ समझ में नहीं आता है। उसे थोड़ा अजीब लगता है। बेटा, मैंने तुम पर कभी कोई दबाव नहीं बनाया है। जो तुम चाहते थे वो करते गए और तुमने भी मुझे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। पर क्या होता है ना, जीवन के सफ़र में हर मोड़ का एक अपना महत्व होता है, उसकी अपनी एक यात्रा होती है, पिताजी गंभीर होते हुए कहते हैं, जबकि उनकी नज़र पार्क पर टहल रहे जोड़ों की तरफ होती है। पापा, आप क्या चाहते हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, विकास असमंजस भाव से बोल पड़ता है। तो पिताजी की मुस्कान छूट जाती है। विकास उन्हें आश्चर्य से देखे जा रहा है। साफ शब्दों में कहें कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। हम भी बूढ़े हो चुके हैं, फिर तुम्हारी छोटी बहन भी है। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तो सीनू की भी नहीं कर सकते हैं, पिताजी चिंतित होते हुए कहते हैं। तो विकास चुपसा हो जाता है। वह कुछ बोल नहीं पाता। बेटा, हम जानते हैं कि तुम किसी लड़की को पसंद करते हो, लेकिन कब तक बेटा, कब तक? हर चीज़ का एक समय होता है और समय निकल जाने के बाद पछताने के सिवाय कुछ रह नहीं जाता है। पिताजी अपनी बात रखते हुए आगे कहते हैं। तो विकास चुपचाप खोया हुआ बैठा है, जैसे उसके सामने रोली हो और वह उसे लाचारी आंखों से देख रहा हो। प्यार भी कैसा होता है, कभी कभी तरस आता है ऐसे प्यार करने वालों पर जो किस हद तक किसी को चाहते हैं। गीली आंखों के साथ बिस्तर पर करवट बदलते हुए रोली लेटी हुई है। उसे नींद नहीं आ रही है। जिसे जीवन में इतने चोटें लगी हों, भला उसे नींद आसानी से कहाँ मिलती है। और आज तो उसका दोस्त भी रूठा हुआ है। ना उसने फ़ोन किया और ना ही रोली ने उसे फ़ोन लगाया। और यही बात रोली को परेशान कर रही है। नहीं तो अब तक विकास के कितने कॉल मैसेज आ चुके होते। वह रोली को कहानियाँ चुटकुले सुना रहा होता। सुबह होती है, सड़कों पर सफाई हो रही है। आया अम्मा किचन में नाश्ता बनाने की तैयारी में लगी हुई हैं। रोली नहाकर बाहर आती है। खुले गीले बालों में वह बहुत प्यारी लग रही है। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। रोली सोचने लगी, इतनी सुबह कौन हो सकता है। वह हैरानी से दरवाज़ा खोलने चली जाती है। सामने सूट बूट पहने विकास मुस्कुराते हुए खड़ा है। रोली की आंखें फटी रह जाती हैं। उसे विश्वास नहीं होता है कि विकास सामने खड़ा है। अरे यार, नज़र तो मत लगाओ इतने हैंडसम लड़के को, कभी कोई लड़का नहीं देखा है, विकास मजाकिया भाव से कहता है। तो रोली भी मुस्कुरा देती है। कल तुम्हें फ़ोन कर ही नहीं पाया तो सोचा कि घर जाकर ही बता दूं, जाने से पहले मिलना भी हो जाएगा, विकास घर के अंदर आते हुए कहता है। तो रोली को आश्चर्य होता है। पर तुम जा कहाँ रहे हो? रोली तुरंत पूछ पड़ती है। विकास उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। रोली के माथे पर लकीरें बनी हुई हैं। रोली, मुझे 1 महीने के लिए आसाम जाना है, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, विकास रोली की तरफ देखते हुए कहता है। तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है, मगर वह विकास को खुश होता देख अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती है। यह एक सुनहरा मौका है रोली,
अगर मैंने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया तो प्रमोशन मिलना तय है, विकास बड़ी उत्सुकता से कहता है। बधाई हो विकास, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जरूर सफल होगे। रोली बधाई देते हुए बोल पड़ती है, जबकि उसका दिल तो कुछ और ही कह रहा है। विकास भी रोली को प्यार भरी नज़रों से देखे जा रहा है, जैसे महीने भर की खुराक ले रहा हो। रोली अपने आंसुओं को छुपाए हुए देख रही है। ठीक है, चलता हूँ, बॉस इंतज़ार करते होंगे। अपना ख्याल रखना प्लीज़। अब तुम्हें अकेले ही संघर्ष करना पड़ेगा रोली, शायद किस्मत का यही फैसला हो। विकास सहजता से कहता है तो रोली उसे देखे जा रही है, जैसे वह भी जी भरकर देख लेना चाहती हो। फिर विकास रोली को इशारे से टाटा करते हुए जाने लगता है। पत्थर सी खड़ी रोली के चेहरे पर आंसू लुढ़क आते हैं। उसे विकास का जाना दुखी कर रहा है, जो उससे सहन नहीं हो रहा है। उसे रोना आ रहा है। विकास प्रोजेक्ट के सिलसिले में आसाम चला गया और रोली एक बार फिर रोली अकेली पड़ गई। जब जब उसने आगे बढ़ने का सोचा है, तब तब कोई ना कोई उसे छोड़कर जरूर चला गया। न माँ का प्यार मिला और ना ही जिंदगी का। जब किसी का होना चाहा तो उसे भी छीन लिया। जैसे तैसे जिंदगी चल रही थी कि उसे एक आखिरी वजह को भी छीन लिया। पिताजी थे तो एक आस थी, उनके जाने के बाद एक दोस्त ने संभाला, तो अब वह भी चला गया। ऐसा नहीं कि वह विकास के लिए खुश नहीं है, वह तो अपनी किस्मत के बारे में सोच रही है। क्या उसकी ज़िंदगी संघर्षों की चक्की में पिसती हुई ही गुजरने वाली है, या कोई और दुनिया भी है जहाँ उसे सुकून मिल सके, जहाँ उसे प्यार मिले, वह खुश रहे। रोली अपने कमरे का बल्ब जलाए हुए बिस्तर पर पड़ी है। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं है, बल्कि सवाल है जो वह अपनी तकदीर से पूछ रही है, क्योंकि आज की रात के बाद वह अपने जीवन को किस्मत के अधीन नहीं छोड़ने वाली है। उसने अपने विचारों और अपने आप को बदलने का निर्णय ले लिया है। अब आंसुओं के सहारे नहीं, बल्कि अपनी मुस्कान के सहारे जीवन को जिएगी, जो कि विकास उसे रोज़ समझाता था, उसे अपने आप को बदलने के लिए कहता था, गुजरे हुए अतीत से उभरने को कहता था। जब आज वह चला गया है, तो वह फिर से उसी अतीत की खाई में नहीं गिरना चाहती है, जहाँ दर्द के सिवाय कुछ नहीं है। वह विकास के विश्वास को बरकरार रखेगी, अपने आप को टूटने नहीं देगी और अकेले ही आने वाली दिक्कतों का सामना करेगी। कल का सूरज रोली के जीवन का एक नया सूरज होगा, जो उसका मार्गदर्शन करेगा, उसे रास्ता दिखाएगा। वह जानती है कि वह क्या है और उसकी अहमियत क्या है। लोग उसे पसंद करते हैं, उसकी परवाह करते हैं, इसलिए अब से वह अपनी तरफ से किसी को कोई शिकायत का अवसर नहीं देगी और खुश रहकर सबको दिखा देगी कि उसने अपने जीवन में संघर्ष किया है। आसाम की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं। एक कैब में बैठा विकास साइड के लिए जा रहा है। वह बहुत गुस्से में है और उदास भी है। विकास का मोबाइल चोरी हो गया है। मोबाइल चोरी होने का उसे उतना गम नहीं है जितना कि रोली से बात ना करने का होगा। ना तो अब उसके पास रोली का कोई नंबर है और ना ही उससे संपर्क करने का कोई जरिया बचा है। मोबाइल तो दूसरा भी मिल जाएगा, पर रोली का नंबर मिल पाना मुश्किल है। उसके सिवाय रोली के बारे में जानता भी कौन है जो उसकी मदद कर सके। ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए जा रहा है। विकास मुंह लटकाए हुए बैठा है। उसे रोना सा आ रहा है, मगर आदमी तो रोते नहीं है। ऑफिस के डेस्क पर बैठी रोली कई बार विकास के नंबर पर फ़ोन कर चुकी है, पर उसका फ़ोन तो बंद बता रहा है। इस बीच कई तरह के सवाल रोली के मन में आ चुके हैं, जिनमें से वह कुछ सोचना भी नहीं चाहती है। रह रहकर मन घबरा उठता है, कुछ अजीब सा महसूस होता है। आज से ही तो उसने अपने आप को बदलने का निर्णय लिया था, और आज ही विकास से बात ना हो पाना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन वह मन को मारते हुए अपने फैसले के आधार पर काम करती है। और बीच बीच में विकास को फ़ोन भी करती रही, पर हर बार की तरह विकास का फ़ोन बंद ही आता। कभी उसे गुस्सा आता तो कभी वह निराश सी होने लगती, जो उसके विचारों को अलग अलग दिशाओं में ले जा रहे थे। सुबह से शाम हो गई है। दौड़ता भागता शहर शांत सा हो रहा है। रोली घर आ चुकी है। वह आया अम्मा के साथ किचन में खाना बनाने में मदद कर रही है। आया अम्मा रोली को नई किस्म की सब्जी बनाना सिखा रही हैं, जिसे रोली बड़े प्यार से देख रही है। लेकिन दिमाग में तो विकास से बात ना होने का एक बोझ सा है। उसकी खैरियत को लेकर एक चिंता सी है।
पर वह करे भी तो क्या। विकास के सिवाय वह किसी और को जानती भी तो नहीं है। पता नहीं अनजान शहर में अजनबी लोगों के बीच में कैसा होगा। रोली को विकास के घर का पता भी तो नहीं जो वह उससे कोई संपर्क कर पाती। आया अम्मा खाना बनाते हुए रोली के माथे पर उभरी हुई लकीरों को समझने का प्रयत्न कर रही हैं। वह जानती हैं कि रोली किसी गंभीर समस्या में है। गेस्ट रूम में मुंह लटकाए हुए विकास बिस्तर पर पड़ा है। उसे अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा है और दुख भी हो रहा है। उसने नया मोबाइल तो खरीद लिया, पर नए फ़ोन पर वो बात कहाँ जो पुराने में थी। कितनी यादें थीं उस फ़ोन में, कितने सपने थे उसमें जो सिर्फ वही जानता था। और सबसे ज़्यादा जिस बात का गम है तो वो है रोली, जिसे वह प्यार नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी मानता है, अपना सब कुछ, जिसके लिए अब तक अपने आप को अधूरा किया हुआ है। पर शायद किस्मत में यही लिखा था, नहीं तो मोबाइल चोरी ही नहीं होता। साइट पे प्रोजेक्ट के काम को देखकर लगता है कि 2-3 महीने जाने वाले हैं। बॉस ने सख्त हिदायत दिया है कि जब तक काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक वापस नहीं आना है। अब बॉस से तो बहस नहीं की जा सकती है। काश रोली से कोई संपर्क हो पाता। जिस नाजुक डोर के सहारे उसकी ज़िंदगी चल रही है, पता नहीं कब तक वह चल पाएगी। जो उसके साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। विकास लेटा हुआ मन ही मन सोच रहा है। उसकी आंखों के सामने धुंधला सा दिखाई देने लगता है और वह नींद के सागर में डूबता जाता है। हफ्ते गुजर गए, लेकिन विकास और रोली का कोई संपर्क नहीं हुआ। जहाँ विकास सिर्फ यादों के सहारे अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रहा था, तो वहीं रोली विकास के विश्वास के लिए अपने आप को मजबूत बनाने में लगी हुई थी। वह किसी भी कीमत में अब टूटना नहीं चाहती थी। वह जानती है कि एक दिन विकास उससे मिलने ज़रूर आएगा, और जब वह आएगा तो वह उसे दिखा देना चाहती है कि वह कितनी बदल गई है, जैसा वो चाहता था। विकास को तो यकीन ही नहीं होगा, वह तो बौखला जाएगा। ये सब तो बहाने थे अपने आप को उलझाए रहने के लिए, खुद को काम में व्यस्त रखने के लिए, पर सच्चाई कुछ और ही थी। रोली आज भी अंदर से उतनी ही दुखी थी जैसे पहले थी, पर इस बार उसके दुखी होने का कारण विकास है। वह दिन भर विकास के बारे में ही सोचती रहती है। उसे विकास की फिक्र होती है, चिंता सताती है। एक वही तो है जो उसे समझता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। पिताजी के जाने के बाद एक वही तो था जो उसके साथ था। सब चले गए, लेकिन वह नहीं गया। जोर जबरन खाना खिलाता था, कविता शायरी पढ़कर सुनाता था, खुद जोकर बनकर हंसाने की कोशिश करता था, सकारात्मक बातें करता था, चिड़चिड़ाने गुस्सा करने पर प्यार से मनाता था। पर आज वो नहीं है, लेकिन उसकी वो अनमोल यादें हैं जो उसे अपने पहले प्यार अतुल से भी नहीं मिली थी। अतुल ने प्यार करना सिखाया था, तो विकास ने प्यार के मायने सिखाए। सिर्फ जिस्म पा लेना ही तो प्यार नहीं होता है, बल्कि आत्मा से आत्मा का मिलना भी तो प्यार ही होता है। रोली रास्ते पर चलते हुए सोच रही थी। वह उसी रास्ते पर चल रही है जहाँ विकास उसे अक्सर मिला करता था। दूर दूर से देखा करता था और वह उसे गुस्से से देखा करती थी। जब वह साथ था तो कभी उससे ठीक से बात नहीं किया। अब वह दूर चला गया है तो उससे बातें करने को तरस रही है, एक बार उसे देख लेने को तड़प रही है। क्या ईश्वर इस बार भी उसकी झोली से विकास जैसे मोती को छीन लेगा या उसे वापस लौटा देगा। रोली गीली आंखों से विकास की खुशबू को महसूस करते हुए जा रही है। 6 महीने बाद। पापा मैं कल आ रहा हूँ, मेरा काम पूरा हो गया है। बॉस बहुत खुश हैं, वो मेरा प्रमोशन करने वाले हैं। गेस्ट रूम में पैकिंग कर रहा है विकास, बड़े उत्साह से फ़ोन पर कहता है। वह बहुत खुश नज़र आ रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम्हारी मम्मी सुनेंगी तो खुशी के मारे पागल हो जाएंगी। पिताजी फ़ोन की दूसरी तरफ से बोलते हैं तो विकास की हंसी निकल जाती है। पापा आज मैंने सबके लिए बहुत शॉपिंग किया है और मम्मी के लिए तो सबसे महंगी साड़ी खरीदा हूँ। विकास फ़ोन पे उत्साहित भाव से कहता है तो पिताजी हंस पड़ते हैं। भैया मेरे लिए कुछ नहीं लिया है? फ़ोन की दूसरी तरफ से सीनू बोल पड़ती है तो विकास हंसने लगता है। हाँ छुटकी, तेरे लिए भी लिया है, पर मम्मी से मेरी चुगली मत करना, नहीं तो गिफ्ट किसी और को दे दूँगा। विकास बहन की खिंचाई करते हुए कहता है तो पिताजी के हंसने की आवाज़ फ़ोन पर सुनाई देती है।
भैया आप भी ना, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, चुगली वुगली करना छोड़ दिया है मैंने। फ़ोन की दूसरी तरफ से सीनू बोल पड़ती है। तो फिर ठीक है। अच्छा पापा, बाद में बात करता हूँ, अभी मैं पैकिंग कर रहा हूँ। विकास जल्दीबाजी में मुस्कुराते हुए कहता है और फिर फ़ोन रख देता है। वह बहुत खुश है। वह अकेले अपनी सफलता की खुशी को समा नहीं पा रहा है। वह जल्द से जल्द अपने घर पहुँच जाना चाहता है। पूरे 6 महीने के बाद अपने शहर लौट रहा है और सबसे ज़्यादा खुशी तो रोली से मिलने की है। रोली के लिए एक खास उपहार लिया है। जब उससे मिलेगा तो उसे देगा। वह रोली के ख्यालों में गुम होने लगता है। पता नहीं कैसी हो गई होगी, किस तरह दिखने लगी होगी। नाराज़ तो ज़रूर होगी, इतने महीने हो गए और कोई बात भी नहीं हुई उससे। लेकिन वह जानती है कि कोई वजह रही होगी, नहीं तो मैं तो उससे बात किए बिना रहने वाला नहीं हूँ। वह जानती है मुझे, थोड़ी गुस्सैल है, लेकिन वह मुझे जानती है कि मैं कैसा हूँ। बस आज की रात गुजर जाए और कल अपने शहर में होऊंगा। ये रात गुजर जाए। विकास मन ही मन सोचकर प्रसन्न हो रहा है और साथ ही पैकिंग कर रहा है। जब किसी का इंतज़ार बेसब्री से होता है तो रातें और भी लंबी हो जाती हैं। वही हाल विकास का है। रात के 1 बज रहे हैं और नींद है कि आंखों से दूर बैठी है। और विकास को भी नींद ना आने का कोई गम नहीं है, क्योंकि जब तक ख्यालों में डूबा जा सके तो डूबे रहो, जिंदगी में रंग भरते रहो। अगले दिन विकास फ्लाइट से अपने शहर आ गया। पिताजी सीनू एयरपोर्ट आए हुए थे विकास को लेने के लिए। विकास पिताजी को देखकर बहुत खुश हुआ। पिताजी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बहन के बाल खींचकर प्यार जताया। जब सीनू रूठने लगी तो प्यार से उसे गले लगा लिया। घर पहुंचा तो माँ जी ने आरती उतारकर स्वागत किया, पर अपने आंसुओं को बहने से रोक नहीं पाई। पिताजी ने टोका भी, लेकिन माँ जी थोड़ी न किसी की सुनने वाली हैं। एक माँ का दिल बच्चों के लिए कितना मचलता है वो तो सिर्फ वही जानती हैं। विकास आस पड़ोस और सभी दोस्तों से मिला और खूब बातें किया। वह सबको बहुत याद करता था। अपने शहर आकर उसे बहुत सुकून सा लग रहा है। उसे अच्छा लग रहा है, जैसे कितने सालों बाद वह घर लौटा हो। उसे काफ़ी कुछ बदला हुआ लग रहा है। दोपहर हो गई है। सबसे मिलने के बाद विकास बाइक चलाते हुए रोली के घर की तरफ रुख किया। उसकी जेब में एक खास उपहार है रोली के लिए। वह बहुत खुश हो रहा है। उसका दिल भी धड़क रहा है। रोली का घर सामने है। वह बाइक रोकता है। धड़कन और बढ़ने लगती है। उसे नहीं पता कि रोली की प्रतिक्रिया क्या होगी। वह धीरे धीरे दरवाजे तक जाता है। वह घंटी बजाता है। विकास की धड़कन और ज़ोरों से बढ़ने लगती है। दरवाज़ा खुलता है तो सामने कोई लड़का था, जिसे देखकर विकास के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जी आपको किससे मिलना है? वह लड़का विकास से पूछता है। तुम कौन हो? यह घर तो रोली का है, विकास हैरानी से पूछता है। नहीं, यह घर तो हमारा ही है। पिताजी ने 3 महीने पहले इस घर को खरीदा है, लड़का बताते हुए कहता है। तो विकास को एक झटका सा महसूस होता है, जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं किया था। पर जो इस घर में लड़की रहती थी, तो वो कहाँ है? क्या तुम कुछ जानते हो उसके बारे में? विकास हैरत से पूछते हुए कहता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, हम तो किसी को नहीं जानते हैं। ये घर तो पिताजी ने एक ब्रोकर से खरीदा है। हमें किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लड़का जवाब देते हुए कहता है। तो विकास हैरत में डूबा उल्टे पैर लौटने लगता है। उसे रोली के लिए फिक्र हो रही है कि वह कहाँ है और घर बेचने की नौबत क्यों आई। आखिर क्या हुआ होगा उसके साथ जो उसने अपना घर बेच दिया। विकास हैरान सा सोच रहा है। प्लीज़ आगे की कहानी जानने के लिए देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट।